विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, स्टे पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। इस लेक्चर में हम लोग जो कि क्लास 10th का है, टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये क्लास 10th का 4th वीडियो है। यस, 4th वीडियो है। तो बाकी जो 3 थे हम उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट वाले में जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने ओम्स लॉ तक डिस्कस किया था, जहाँ पे ओम्स लॉ बताया था और उसका ग्राफ भी बता दिया था। अब उसके बाद हम ये देखते हुए चलेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। हर पेपर में हर ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, क्योंकि ये ओम्स लॉ के टॉपिक को भी कवर करते हुए चलता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो एक एक्टिविटी है हमारे एनसीईआरटी बुक में, उसके अकॉर्डिंग हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि क्या होता है। तो ये बोला गया कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। हमारा जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जो हमारा रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, हम इस टॉपिक का थोड़ा ऑपरेशन करेंगे, क्या क्या मिलता है हमें आगे। आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। एक प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के अंदर होती है, जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। ये भी पता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। ऐसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पे आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। सारा चीज़ समझते हुए चलेंगे। अब हम इसको बोल देते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को एक साथ देखें तो हम ये बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इम्प्लाइज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ से आपको वही दिख रहा है जो वहाँ पे है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और जो रेजिस्टेंस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम आगे लेके चलें तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है रो, जिसे हम रेसिस्टिविटी से डिफाइन करते हैं कि ये रेसिस्टिविटी है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये क्या है, तो रेसिस्टिविटी है। ठीक है, हमारा जो रो बना है वो क्या है, ये रो RHO रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब हमें क्या करना है कि हमको पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। लास्ट में आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ते हो तो हमें फॉलो करना, कुछ दिन में ये चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे। और अभी तो बोर्ड के जो हमारे एग्ज़ाम डेट आए हैं मई में, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है कि हम पेशेंस रख के आसानी से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमें पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। तो हम यहाँ से रो निकालना चाहते हैं। रो अगर निकालना होगा तो हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस इंटू एरिया अब डिवाइडेड बाई एल, ये हमारा रो का फॉर्मूला बना। डैट इज की रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एल। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम। हमें पता है कि एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर गया तो हमारा जो नया यूनिट आएगा ओम मीटर, जो कि हमारा क्या है, इसको हम साइन में ऐसे लिखते हैं ओम मीटर। तो ये हमारी जो यूनिट आई ये रेसिस्टिविटी की यूनिट आई, किसकी, रेसिस्टिविटी की। ठीक है, तो अभी तक हमने बस एक फॉर्मूला निकाला है कि क्या होता है। तो हमने बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, हमने बोला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर हमने दोनों इक्वेशन को मिला लिया तो हमें एक ये दिखा। यहाँ से हमने कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, तो एक कांस्टेंट आया जो है रो। अब
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो ये एक जनरल टर्म है। फिर हमसे अगर बोला जाता कि हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमने बोला कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो टाइम्स एल अपॉन ए। मतलब कि हमें तो आपने बता दिया कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें एक इक्वेशन बताइए कि हम उस इक्वेशन को देख के ये बता सके कि रेजिस्टेंस जो है इसके इक्वल है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारा रेजिस्टेंस है रो टाइम्स एल अपॉन ए के इक्वल है। रो टाइम्स यानी कि रो टाइम्स जो है, रो एक कांस्टेंट है जो जिसे हम रेसिस्टिविटी कह रहे हैं। ओके, अभी हम रेसिस्टिविटी को डिफाइन भी करेंगे कि ये रेसिस्टिविटी क्या है। तो फिलहाल आपको बस एक चीज़ फार्मूला याद रखना है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो जो हमारे हाथ में है हम उसे क्यों छोड़ें, जो हमें पता है कि यहाँ से फिक्स है वहाँ पे हम स्किप क्यों करें उस चीज़ को। तो ध्यान रखना कि ये इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, हमें ये याद होना चाहिए। हमने यूनिट निकाली रेसिस्टिविटी की, ओम मीटर आई। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी आप जुड़े रहिए और लगे कि कोई ऐसी टॉपिक है जो हमें आपकी मदद लेनी पड़े या हम आपकी मदद कर सकें, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पे आप बना दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक इट। ओके, अभी हमने बस इतना देखा कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे सामने निकल के आया। ठीक है, अब देखो कि ये क्या होता है। कोई एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, ये हमारा लेंथ है। ठीक है, एक कंडक्टर वायर ले लिया हमने एक वायर लिया है जिसका लेंथ एल है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, जो ऐसे सर्कुलर कलर दिखाया है मैंने, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप यहाँ से थिकनेस और एंड थिन का कंसेप्ट लगा सकते हो कि जो ज़्यादा थिक होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा थिन होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। ठीक है, तो एक वायर है जिसका लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ओके, यूनिफॉर्म है क्योंकि इसका भी ये है, इसका भी ये है। ठीक है, हो सकता है कुछ दूसरा चेंज करके वो बता दे आपको। अब फिलहाल हमको रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है। ठीक है, कि रेसिस्टिविटी क्या हो सकती है सर। तो हमने बोला कि यहाँ से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा RA अपॉन एल, यही आएगा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, जिसकी यूनिट आएगी हमारी ओम मीटर आएगी। अब कोई बोले कि रेसिस्टिविटी क्या है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इस वाले को देखो, इस इक्वेशन को देखो। अगर हम बोले कि A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, डैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। इफ एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, ओके, देन ये हमारा रो क्या बनेगा, R इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर, जो कि हमारा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और इसकी मीटर यूनिट आ जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रो इक्वल टू R आ गया। बस हम यहाँ पे ये देखें कि इस अगर हम 1 पुट करते हैं तो रो इक्वल टू R आता है। ठीक है, और हमें पता है कि रो रेसिस्टिविटी है और R रेजिस्टेंस है। ओके, अब ध्यान से समझो कि यहाँ से हमें ये पता चला कि रेसिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। रेसिस्टिविटी एक ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर है
और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई पूछे कि अब रेसिस्टिविटी क्या हुई, आप कैसे डिफाइन करोगे कि रेसिस्टिविटी क्या है, तो बोलोगे रेसिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टिविटी एक ऐसे कंडक्टर की, एक ऐसे वायर की रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ये हमारा एक फॉर्मूला आया बन के। ठीक है, तो यहाँ से रेसिस्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हो। और जो रेसिस्टिविटी होती है वो किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को डिसाइड करती है। ओके, अभी हम देखेंगे कि कैसे। फिलहाल मैं एक फॉर्मूला बताया आपको, R इक्वल टू रो एल बाई ए, वहाँ से हमने रेसिस्टिविटी निकाला रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। वहाँ से हमने बोला कि अगर हमें रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो हम एक ऐसा वायर लेंगे जिसका लेंथ 1 मीटर होगा और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो हम उस केस में देखेंगे कि रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है। तो हमने बोल दिया कि रेसिस्टिविटी एक ऐसे वायर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, और ऐसे फिजिकली अगर बोला जाए तो हम बोलते हैं कि रेसिस्टिविटी इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डिसाइड द फ्लो ऑफ करंट। कि कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। आपको एक चार्ट दिया जाता है, आपको न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू दी जाती है कि ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू इस मटेरियल की इतनी है। अब हम यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाते हैं जो कि कुछ लोग याद करते हैं। ठीक है, हमें याद वाद नहीं करना है, हमें बस लॉजिक समझना है और सब ठीक है। बस देखो हमारे पास क्या क्या आया। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एक ये आया हमारे पास। ठीक, एक फार्मूला ये आया। फार्मूले को रखो अपने पास, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। और एक आया हमारा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। हमारे पास दो फार्मूले आ गए। ठीक है, अब देखो आप थोड़ा सा बस चेंज करना है क्या, कि वी नो डैट V इक्वल टू आई आर। हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि ये ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ डैट इज V इक्वल टू आई आर, जो उन्होंने बोला था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस टर्मिनल इफ फिजिकल कंडीशन रिमेंस कांस्टेंट। वहाँ से हमारा ये आया था वीर है। हमने बताया था कि वीडियो में अगर ये पैटर्न भूल जाते हो तो बस इतना याद रखो कि ओम्स लॉ कुछ वीर थे, ऐसे थे, तो डैट इज़ वी आई आर वीर। ओके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे V इक्वल टू आई इंटू आर की वैल्यू उठा के रखते हैं, रो एल अपॉन ए। ओके, हम यहाँ पे क्या किए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो ये वाली थी उठा के इसमें पुट किए, बस एक लॉजिक के लिए कि हमें जो चाहिए वो मिल जाए। अब हम यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो I इक्वल टू होगा वोल्टेज इंटू एरिया, I इक्वल टू वोल्टेज इंटू एरिया डिवाइडेड बाय L इंटू रो। I इक्वल टू वोल्टेज इंटू एरिया डिवाइडेड बाई L इंटू रो, ये हमारा I है। ठीक है, अब हम ये बस आपको इतना बताना चाहते हैं कि यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि करेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। मतलब कि जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी कम होगी उसमें करेंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, जिस भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी कम होगी उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। बस यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। आप चाहे जो देखो, यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आप जैसे को रिलेट करके देखना चाहो देख सकते हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये भी सही बात है। सारी चीज़ें मतलब जो शिफ्टिंग हम करेंगे वो कंसेप्ट को फॉलो करेगा। तो हमने अभी तक बस इतना देखा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है लेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि आपको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है। बस इतना याद रखना है कि टेम्परेचर पे ही रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। और ये इसलिए ये सेक्टर, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स है। बस आप सारी चीज़ें कर सकते हो, मेनली फिज़िक्स में थोड़ी बहुत शिफ्टिंग की ध्यान रखनी होती है आपको, कि हमें फॉर्मूले में शिफ्टिंग कहाँ करनी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो फिज़िक्स का, तो क्वेश्चन को एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ लेना। उसके बाद देखना कि इसमें क्या मसाला दिया है और हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे डेटा में दिया है कि इस पे ये फिट करेगा। अभी न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो हो जाएगा। एक लॉजिक ले लेते हैं, ठीक है। एक वायर है जिसका, ये हमारा एक वायर है, ध्यान से देखो, ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है। उसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो बोलता है कि अगर हम इस वायर को डबल कर दें या इसको फोल्ड कर दें, अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इमेजिन करते हैं। देखो अभी इसको आप समझो, ये combination of two marker is the wire of resistance 4 ohm having length L and area of cross section A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलेंगे, जो हमारा ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसको। तो इन्होंने बोला कि आपको हम एक वायर देते हैं जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। हमने बोला ठीक है, एक उसका लेंथ L है, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो कह रहा है कि अगर आप उसको फोल्ड कर देते हो या उसको डबल कर देते हो, तो हम इसको डबल करेंगे, मतलब कि हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा जो L था, जो हमारा इतना बड़ा था, अब हाफ हो गया, ओके। जो हमारा L था वो L/2 हो गया फोल्ड करने पे, और जो हमारा एरिया A था वो 2A हो गया। पहले एक ही था, अब इसके साथ एक और जुड़ गया, डेट इज़ 2A। पहले ऐसे था, केवल A है आगे, अब जैसे ही हमने फोल्ड किया एक और इसमें वायर का A जुड़ गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 2A। तो हमारा L डैश क्या बना, L डैश इक्वल टू L/2, ओके। हमारा A क्या बना, हमने देखा कि एरिया पहले A था, जैसे ही हमने फोल्ड किया एरिया हमारा 2A हो गया। अगर हम 3 बार फोल्ड करते हैं तो हमारा लेंथ 1/3 हो जाएगा, एरिया 3 टाइम्स हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि रेसिस्टिविटी जो होती है R इक्वल टू रो L/A होती है। एक इक्वेशन ये यूज़ करना है, यही फॉर्मूला, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब आपके पास लेंथ L था, एरिया A था, उस केस में आपका रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम, ठीक है। अब बोला कि आपको R डैश निकालना है जब आपका लेंथ क्या हो गया है, आधा हो गया है। तो हमने L के जगह पे रो L डैश अपॉन A डैश, इसकी वैल्यू पुट किए तो रो इंटू L/2 आधा हो गया, L/2 इंटू 2A, ठीक है, कुछ ऐसा बना, ओके। तो अब इसको हम यहाँ लाते हैं। अब हमारा R डैश इक्वल टू बना रो L/A इंटू 4 बना। अब रो L/A की वैल्यू क्या आई है, 4 ओम। या आप इसको बोलो कि जो हम R डैश का इक्वेशन बनाएंगे, हमारा जो R डैश आया कितना आया, रो L/4A, ये इक्वेशन 2 बोल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप ये देख रहे हो कि रो L/A की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम क्या करते हैं कि R डैश इक्वल टू 4/4, तो ये हमारा क्या आएगा, 1 ओम। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव क्वेश्चन,
मतलब आपको पहले कुछ कंडीशन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा निकालना होता है। तो मेनली चांस रहते हैं बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन के, मेनली 95% चांस रहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जब वो रेसिस्टिविटी की वैल्यू वगैरह दे देता है तो हमें कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है वहाँ पे, बट बहुत कम चांस रहता है कि वो कैलकुलेशन पोर्शन देगा। मेनली यही चांस रहता है कि यही वाला आएगा, कि पहले एक कंडीशन थी, इसको फॉलो करो, फिर नए कंडीशन पे रिलेशन का निकालो, तो आपको ये पता चला कि आर डैश उसी के बराबर है, आर के बराबर है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बोलता कि इसका 3 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 3, तो आर के जगह पे मैं 3 पुट कर देता, मैं लेंथ को हाफ करता, पूरा बढ़ा देता, स्ट्रेच कर देता, जो करता वो जैसे ही हमारा आता हम कंडीशन लगाते जाते। तो ये जो टॉपिक आज हम लोग देखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है कि आपको जो गिवन डेटा है उसको ध्यान से देखना है, और उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो लेंथ आधी हो जाएगी, और अगर लेंथ आधी होगी तो एरिया डबल हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं तब भी बढ़ेगा लेंथ, जैसे जैसे करना। अब देखो, कोई लेंथ एल दिया और उसको मैं जितने बड़ा है उतना ही स्ट्रेच कर देता हूँ तो वो बढ़ जाएगा। पहले एल था और मैंने बोला कि मान लो 2 मीटर का लेंथ है, जो लेंथ का है वो 2 मीटर है, और मैंने 2 मीटर उसको और स्ट्रेच कर दिया, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 4 मीटर, और एरिया उसका आधा हो जाएगा। जब हम बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी और एरिया कम होगा। जब हम फोल्ड करेंगे तो लेंथ छोटी होगी, एरिया बढ़ेगा। देखो फोल्डिंग कंडीशन में क्या होगा, जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारी लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है, और जितनी डिक्रीज होगी एरिया उतना टाइम्स बढ़ेगा। ठीक, जैसे हमने देखो, हमने लेंथ में इसमें हाफ किया तो हाफ मतलब 1/2, तो लेंथ कितना हो गया 1/2 और एरिया कितना हो गया 2a। ठीक, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं, फोल्ड की जगह इंक्रीज करते हैं, जब इंक्रीज करते हैं तो लेंथ हमारी बढ़ेगी, जितना बढ़ाएंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स वट जो भी दिया हो, और एरिया उतनी ही टाइम्स क्या होगी, एरिया उतनी ही टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। जैसे 12 करो तो लेंथ 12 हो गया तो एरिया a/2 हो जाएगा। जैसे हम बढ़ाएंगे तो एरिया कम होता जाएगा, और फोल्ड करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, लेंथ कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। अगर आप फोल्डिंग वाला कंसेप्ट लगा रहे हो तो लेंथ छोटा हो रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इमेजिन करना कि ध्यान से समझो कि जब हम फोल्ड कर रहे हैं तो लेंथ हमारा छोटा होता जा रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, जब हम उसको बढ़ा के खींचते हैं, एलोंगेट करते हैं, तो लेंथ बढ़ता जा रहा है और एरिया कम होता जा रहा है। बस इस लॉजिक को अगर समझ गए तो कोई भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक का नहीं फंसेगा। बाकी वो जर्मन में थोड़ी लिख के देगा आपको कि इसका हम स्ट्रेच कर रहे हैं या फोल्ड कर रहे हैं, वो तो ईजी लैंग्वेज में देगा, आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टिविटी निकालना सीखा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा रेजिस्टिविटी के टर्म में, और एक न्यूमेरिकल मैंने बस आपको बताया है जो कि एनसीईआरटी का ही है, और ये बस ये लॉजिक बताया कि जब हम फोल्ड करते हैं तो लेंथ छोटी होती है और एरिया बढ़ता है, लेकिन जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ बढ़ती है और एरिया घटती है। बस इतना लॉजिक समझना है, बाकी कॉन्फिडेंट रहिए, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा इससे रिलेटेड। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।